आजकल एक पोर्टल की बड़ी चर्चा है। 18 जुलाई 2023 को जैसे ही हमारे गृह मंत्री ने इसे लॉन्च किया, करोड़ों देशवासियों के भीतर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनका कुछ वापस आने वाला है। चलिए हम इसे बात करते हैं। दौर है उस समय का, ये 2000 से 2010 के बीच की बात है, जब सन 2004 में इंडियन रेलवेज़ के बाद एक ऐसा ग्रुप जो सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया था, आज हम उस ग्रुप की बात करने वाले हैं। सन 2012 में उस ग्रुप का जो फाउंडर था उसे भारत के 10 सबसे शक्तिशाली बिजनेसमैन या सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक माना जाता था, जिसने कि 2013 में एक साथ 10 राज्यों में 319 आउटलेट को एक ही दिन में खोलकर एक गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 2016 में एक साथ लगभग 1,20,000 से ज़्यादा कर्मचारियों द्वारा नेशनल एंथम गाया गया था, जो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ ही चुका होगा हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक समय का भारत का सबसे बड़ा परिवार, सहारा इंडिया परिवार की। जैसा हमने कहा कि हम सहारा इंडिया परिवार के बारे में बात करते हैं। सहारा इंडिया परिवार बनने से पहले जो सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे, सुब्रत राय सहारा, जिनका सुब्रत राय सहारा के नाम से जाना जाता था। सुब्रत राय सहारा का जन्म 1948 में हुआ था। शुरुआती दिनों में वो स्कूटर पर नमकीन और बिस्किट्स बेचा करते थे, जो कि उनका बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं चला, लेकिन वो रोज़मर्रा यानी कि डेली अर्निंग वाले, डेली वेजेस वाले लोगों से बहुत टच में रहा करते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनकी ज़रूरतों को समझते थे, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उन्हें एक बिज़नेस मॉडल नज़र आया। बिज़नेस मॉडल ऐसा कि उस समय हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जहाँ की बैंकिंग सर्विसेज की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी, लोगों को अगर एकाएक पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुब्रत राय ने एक बिज़नेस मॉडल उनके दिमाग में आया और उसे उन्होंने बनाने की सोची। सन 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की। उस समय आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम बात कर रहे हैं लगभग 24-25 हज़ार करोड़ की। उस समय सहारा इंडिया परिवार की कुल जमा पूंजी 2,000 रुपये थी, और कुल लोगों की संख्या जो सहारा इंडिया परिवार में लगे हुए थे, लोगों की संख्या 3 थी, जिसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि उस समय इंडियन रेलवेज़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा संस्थान था जिसमें इतने सारे लोग काम करते थे। सहारा इंडिया परिवार शुरू में जिस कंसेप्ट के साथ बनाया गया था, वो कंसेप्ट ये था कि रोज़मर्रा की अर्निंग करने वाले लोग, रोज़ कमाने और रोज़ खर्च करने वाले लोग, अगर वो रोज़ का 1 रुपये भी जमा करें तो उनकी अर्निंग अच्छी होगी, बदले में कंपनी उन्हें एक निश्चित समय के बाद एक अच्छे रिटर्न के साथ पैसा वापस करेगी। इसी तरह से सहारा इंडिया परिवार शुरू में लोगों से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये रोज़ के लेती थी और उन्हें एक निश्चित समय के बाद अच्छे रिटर्न के साथ वापस करती थी, और सहारा इंडिया इसे अपने दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। कंपनी को लग नहीं रहा था कि उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ इतनी अच्छी होती चली गई, इतनी अच्छी होती चली गई। एक समय ऐसा भी आया था कि जब सहारा इंडिया परिवार में लगभग 13 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया था। जो इन्वेस्ट करता था उसे अच्छा रिटर्न मिलता था, तो वो अपने जान पहचान वालों को इन्वेस्ट कराता था। इसी तरह से ये सहारा इंडिया परिवार धीरे धीरे पिरामिड की तरह बढ़ता चला गया। एक समय ऐसा आ गया था कि जब लगभग हर 15वां 16वां भारतीय सहारा इंडिया परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। एक समय सहारा इंडिया लगभग 80 से ज़्यादा अलग तरह के एंटिटीज़ में वर्क कर रहा था, जिनमें से मेजरली थे कंस्ट्रक्शन, मास मीडिया, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल एजुकेशन, ई कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, लाइफ इंश्योरेंस, रिटेल, आईटी आउटसोर्सिंग, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये सब ऐसे वर्टिकल्स थे जिसमें कि सहारा इंडिया परिवार ग्रो कर रहा था और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। यहाँ तक सहारा इंडिया परिवार बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। एक समय ऐसा आ गया जब सहारा इंडिया परिवार में नए इन्वेस्टर्स की कमी आ गई और फंड थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। हो कुछ यूँ रहा था
कि शुरुआत में जैसे कि शुरुआती इन्वेस्टर्स थे, जब वो इन्वेस्ट कर रहे थे, उसके बाद जब उनका समय पूरा होता था तो जो नए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका पैसा उनको वापस दे दिया जाता था। इसी तरह से ये चलता चला आ रहा था। और साथ ही साथ सहारा इंडिया उन्हें ऐसे ऐसे स्कीम्स बताता था कि आप अभी जो मैच्योरिटी हुई है आपकी, अगर इसे आप अभी नहीं निकालते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, तो हम इसका और अच्छा रिटर्न देंगे। ऐसा करते करते सहारा इंडिया बहुत अच्छा कर रहा था और धीरे धीरे उन्होंने इस बीच में बहुत सारी चीज़ें बनाई। एक पूरा सहारा सिटी बना दिया, क्रिकेट स्टेडियम बना दिया, आईपीएल की टीम उन्होंने चलाई, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया बहुत लंबे समय तक, इंडियन हॉकी टीम को किया, फार्मूला 1 रेस में भी पार्ट लिया। इसके अलावा एक और वाक़या है कि जब सुब्रत राय सहारा के बेटों की शादी हुई थी तो उस समय की भारत की सबसे महंगी वो इवेंट था, सबसे महंगी शादी थी। धीरे धीरे सहारा के पास पैसों की कमी आने लगी, इन्वेस्टर्स का जो एक पूल है वो बढ़ते बढ़ते एक जगह रुक सा गया। सहारा को अपने आप को और डेवलप करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी। इसी बीच में उनने एविएशन में भी सहारा एयरवेज़ के नाम से स्टार्ट किया। न्यूयॉर्क में उन्होंने होटल्स खरीदे जो कि आज भी दुनिया के सबसे अच्छे होटल्स में से एक है। सहारा इंडिया तब तक बहुत अच्छा कर रहा था। सहारा इंडिया को प्रॉब्लम शुरू हुआ 2009 के आसपास, जब उन्होंने सहारा प्राइम सिटी जो उनकी एक कंपनी हुआ करती थी उसका आईपीओ लाने का सोचा और सेबी में उसको आवेदन दिया उसके लिए, आईपीओ लाने के लिए। क्योंकि इसके पहले तक ऐसा था कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही थी, उसे किसी भी तरह का सेबी से या कहीं से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन चूंकि अब उन्हें पब्लिक आना था तो उन्हें अपना एक आवेदन बनाया जिसे हम DHRP कहते हैं, और वो सेबी के पास जमा करना होता है, जिसमें कि कहा जाए कि कंपनी की सारी डिटेल्स होती है, या इन शॉर्ट कहें तो कंपनी का बायोडाटा होता है कि कंपनी कहाँ से पैसे ला रही है, कैसे उसे ग्रो कर रही है और उसका आगे का प्लान क्या है, इन सब चीज़ों के लिए। ये 2009 की बात है, जब 2009 में सहारा ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी के पास अपने एक आवेदन किया था। उसके एक महीने बाद ही दो और कंपनी जो रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट की में डील कर रही थी उनके लिए भी आवेदन दिया सहारा ने आईपीओ के लिए। अब यहाँ पर सेबी ने उन कंपनियों के बारे में जांच शुरू की। जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसका आईपीओ आ नहीं सकता था। धीरे धीरे इसी बीच में दो ऐसी कंप्लेन आई सेबी के पास जिसमें कि ये मेंशन था कि सहारा लोगों से गलत तरीके से पैसे ला रहा है, या पैसों को मैनिपुलेट कर रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा है जो कि लीगली सही नहीं है। जब सेबी ने अपनी जांच शुरू की तब उसे इस जो कंप्लेन आई हुई थी इसका बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जैसे ही जांच शुरू हुई उन्हें धीरे धीरे कंप्लेन पर भरोसा भी होने लगा और उन्होंने ये पाया कि ये दोनों कंपनी जो कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, लगभग लोगों से 24,000 करोड़ रुपए लोगों से इकट्ठा किए हुए हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। सुब्रत राय सहारा से पूछा गया, इसका क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए, कैसे आए। तो उन्होंने इसकी सफाई के अगेंस्ट में लोगों के बीच में आना, मीडिया में आना, न्यूज़पेपर में आना, ये सब भी शुरू कर दिया था। चूँकि उनका खुद का भी अपना एक मीडिया नेटवर्क हुआ करता जो डिजिटल और प्रिंट दोनों में काम कर रहा था। सेबी ने सहारा से इन सारे कलेक्शंस जो उनने किए थे लोगों से, जो कि दिखाया था कंपनी कैसे अर्न कर रही है, कैसे उसके पास फंड आ रहा है, उसके क्लेरिफिकेशन में सुब्रत राय सहारा ने सेबी के पास सफाई के तौर पर 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स भेजे कि ये उन लोगों की डिटेल है जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी लगा था कि इतना मास डॉक्यूमेंटेशन अगर भेज दिया जाएगा तो सेबी हो सकता है ना चेक करे और हमें क्लेरिफिकेशन दे दे, ऐसा एक विचार भी आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेबी ने एक एक चीज़ों की जांच की जिसमें कि उन्हें बहुत ही नॉमिनल चीज़ें ऐसी थी जो सही मिली, ज़्यादातर एड्रेसेस फेक थे, नाम फेक थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस तरह से नहीं हो रही थी जैसा बताया गया था डॉक्यूमेंट्स में। फाइनली सेबी ने उन्हें 2012 में ये एक डिसीज़न देती है कि आपको इन लोगों को लिए हुए 24,000 करोड़ रुपए को 3 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सेबी के पास जमा करना है ताकि ये पैसा सेबी लोगों को वापस कर सके। इसके अगेंस्ट में सुब्रत सहारा जाते हैं कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो सेबी के हक में आता है। वहाँ से होते होते ये केस आ गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट भी सेबी के ही फैसले को कायम रखती है और सन 2014 में उनके खिलाफ
नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है, जिसके कुछ समय बाद सुब्रत राय सहारा पुलिस की हिरासत में होते हैं। पुलिस का कहना था कि उन्हें गिरफ्तार किया है, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं उनके परिवार से कहना था कि उन्होंने सरेंडर किया है। इस तरह की बातें चलती रहती हैं, मीडिया में भी बहुत सारी खबरें आती हैं। इस बीच में लोगों का जो सहारा हुआ करता था, जो सहारा इंडिया परिवार, लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब वो बेसहारा से हो गए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, लगभग 26 महीने सहारा इंडिया परिवार के जो फाउंडर थे सुब्रत राय सहारा, वो जेल में रहते हैं। उसके पहले, जेल जाने से पहले उनने भी कहा था कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसलिए उनको बाहर रहना ज़रूरी है। इसी बीच में जब जेल के रहते रहते ही उनकी माँ की डेथ हो जाती है और वो पेरोल पर बाहर आते हैं, और अभी तक उनकी पेरोल किसी न किसी तरह से एक्सटेंड होती चली जा रही है। सहारा का कहना है, सुब्रत राय सहारा का कहना है कि उन्होंने अपने जो भी सेबी ने अमाउंट कहा था वो अमाउंट सेबी के पास जमा कर दिए हैं, जो कि लगभग 24,000 करोड़ के आसपास हैं। लेकिन सेबी अभी तक लगभग कहा जाए तो 125-130 करोड़ के आसपास लोगों को पैसा वापस कर पाई है, क्योंकि वो उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रही है। जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास गए थे उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको वो ट्रेस ही नहीं कर पा रही कि ये पैसे किसके हैं। इस बीच में तरह तरह की और भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि पैसा कहाँ से आया। एक समय का भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक, उस समय तो ऐसा था कि जिस भी बिज़नेस में सहारा एंट्री कर जाता था वो भारत का सबसे बड़ा बिज़नेस हो जाया करता था। और इस तरह से करते करते इतना इन्वेस्टमेंट आया, कुछ बहुत सारे एलिगेशंस आए, लीगल इश्यूज़ आए, यहाँ तक कि उनको जेल में भी जाना पड़ा और भारत की गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा लोगों का जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है उनको वापस पहुंचाने में। हम उम्मीद करते हैं जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, लोगों को इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और उनका पैसा उनको जल्दी से जल्दी वापस मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है अजय। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से रिसर्च वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।